Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So आज हम लोग अगेन वीडियो लेक्चर लेने वाले हैं प्लांट फिजियोलॉजी के ऊपर, और इस लेक्चर में हम लोग फोटोसिंथेसिस को ही कवर करेंगे। एंड ये लेक्चर हमारे मास्टर कोर्स की सीरीज का चल रहा है एंड ऑलरेडी हमने 5 लेक्चर किए हैं। सो दिस इज अवर लेक्चर नंबर 6 फोटोसिंथेसिस के ऊपर। ये लेक्चर नंबर 6 है और आज ये लेक्चर लास्ट लेक्चर रहने वाला है फोटोसिंथेसिस का, जिसमें हम लोग रेस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट जो हमारे बचे हैं उनको करेंगे, रूबिस्को, कैम पाथवे एंड फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले मैं रूबिस्को के बारे में बताना चाहूंगा। हमारे पास जो रूबिस्को है ये एक एंजाइम होता है। ओके, और इस एंजाइम का जो फंक्शन है वो हम C3 साइकिल में पढ़ चुके हैं, जहां पर ये कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। ओके, अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया जाए तो इट इज अ मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ। प्लांट वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन रूबिस्को है और एनिमल वर्ल्ड में पाया जाने वाला सबसे अबंडेंट प्रोटीन कोलेजन है। ओके, अब यहां पर हमने इस रूबिस्को को आइसोलेट कहां से किया था? तो इट वाज आइसोलेटेड फ्रॉम ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसाइजिंग या फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। राइट, अब अगर हम इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करें रूबिस्को के, तो रूबिस्को का जो स्ट्रक्चर होता है वो हेक्साडेकामर होता है। क्या होता है? सॉरी, हेक्साडेकामर। हेक्साडेकामर हेक्साडेकामर का मतलब होता है ये 16 सब यूनिट से बना होता है। इसमें कितने सब यूनिट्स होते हैं? 16 सब यूनिट्स होते हैं। अब इस 16 सब यूनिट्स में भी दो तरह के सब यूनिट्स होते हैं, एक होते हैं लार्ज, एक होते हैं स्मॉल। लार्ज का नंबर है 8, स्मॉल का नंबर है 8, तो ये बन जाता है L8S8, तो टोटल हो गए 16। राइट, अगर हम यहां पर इन सब यूनिट्स का एटॉमिक जो मॉलिक्यूलर वेट है वो देखने की कोशिश करें, तो हमारा जो लार्ज सब यूनिट है इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 55 किलो डाल्टन और स्मॉल का वेट होता है 15 किलो डाल्टन, और ओवरऑल का देखा गया है 550 किलो डाल्टन। ओके, अब यहां पर जो रूबिस्को बनता है, रूबिस्को में सब यूनिट्स होते हैं, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट। अगर हम बात करें तो कौन कौन से जीन्स हमारे इन सब यूनिट्स को एनकोड करते हैं, तो वी हैव गॉट 2 सेट ऑफ जीन्स। एक जीन का नाम है आपका RBC रूबिस्को L और दूसरा RBC-S। RBC-L एनकोड होता है क्लोरोप्लास्ट में। जो क्लोरोप्लास्ट का जीनोम होता है, DNA होता है, वो इसको एनकोड करता है क्लोरोप्लास्ट, दैट इज लार्ज सब यूनिट। और दूसरी तरफ हमारा जो स्मॉल सब यूनिट है इट इज एनकोडेड इन न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंदर इसका जीन रहता है। राइट, अब ये जो दो सब यूनिट्स हैं इनका क्या क्या फंक्शन है? सबसे पहले तो लार्ज सब यूनिट कैटालिटिक सब यूनिट होता है। वेट अ मिनट, यस, कैटालिटिक सब यूनिट। और हमारा जो स्मॉल सब यूनिट है इसका काम होता है रेगुलेशन का, तो ये रेगुलेटरी सब यूनिट इसे हम रिगार्ड करते हैं, रेगुलेटरी सब यूनिट। ओके, अब आपके पास तरह तरह के फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं, चाहे वो बैक्टीरियाज हैं, चाहे वो आपके प्लांट्स हैं, एल्गी है। ठीक है, अब हम अगर देखने की कोशिश करें सबसे पहले प्लांट्स में, प्लांट्स
के साथ साथ क्लोरोफाइसी यानी कि ग्रीन एल्गी, इन दोनों के केस में जो सब यूनिट्स हैं वो कौन कौन एनकोड करता है? तो सिमिलर यहां पर ऊपर वाले की तरह ही है। लार्ज सब यूनिट एनकोड करता है क्लोरोप्लास्ट और स्मॉल सब यूनिट कौन एनकोड करता है? न्यूक्लियस एनकोड करता है। ओके, तो इसमें भी L8S8 वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम देखने की कोशिश करें रेड एल्गी एंड ब्राउन एल्गी, रेड एंड ब्राउन एल्गी यानी कि रोडोफाइसी एंड फेओफाइसी, इनके केस में दोनों सब यूनिट्स कौन एनकोड करता है? क्लोरोप्लास्ट। ओके, बोथ द सब यूनिट्स आर एनकोडेड बाय, हम यहां पे लिखेंगे both the subunits are encoded by chloroplast genes. ओके, अब हमारे पास एक और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है डायनोफ्लैजिलेट। डायनोफ्लैजिलेट में क्या होता है? इसमें जो एनकोड करता है जीन न्यूक्लियस ओनली, और इसके केस में सिर्फ 2 ही सब यूनिट्स होते हैं, 2 सब यूनिट्स, वो भी लार्ज वाले, तो आ जाता है L2। लेकिन रेड एंड ब्राउन एल्गी में L8S8 ही होते हैं। ठीक है, तो ये सिनेरियो है अलग अलग ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स का, जहां पर रुबिस्को का स्ट्रक्चर और उनको एनकोडिंग जीन्स वेरी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं। दिस इज एन असेंबली ऑफ हायर प्लांट रुबिस्को विद इन द क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये स्मॉल सब यूनिट प्रिकर्सर है जो कहाँ से आया है? न्यूक्लियस से आया है। न्यूक्लियस के जीन्स ने इसको एनकोड किया, ये एंटर कर रहा है क्लोरोप्लास्ट में। अब क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम्स होते हैं 70S टाइप के, जो लार्ज सब यूनिट बना रहे हैं, और यहाँ से कुछ बाइंडिंग प्रोटीन प्रिकर्सर्स आ रहे हैं, बाइंडिंग प्रोटीन मोनोमर आकर यहाँ पर एक असेंबली बना रहे हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट लार्ज सब यूनिट बाइंडिंग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। एटीपी का यूज करके यहाँ पर इन बाइंडिंग प्रोटीन्स को रिमूव किया जा रहा है और पॉसिबल इंटरमीडिएट्स बनाए जा रहे हैं, एंड देन लेटर ऑन इन पॉसिबल इंटरमीडिएट्स जो लार्ज सब यूनिट के हैं, इनके साथ स्मॉल सब यूनिट जुड़ेगा और एक कंप्लीट रुबिस्को मॉलिक्यूल को वहां पर कॉन्स्ट्रक्ट करेगा। तो दिस इज योर रुबिस्को। ये जो कि अंदर इसकी जो भी असेंबली है वो कहाँ हो रही है? क्लोरोप्लास्ट में, और ये हम हायर प्लांट्स के केस में देख रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज एन असेंबली ऑफ हायर प्लांट रुबिस्को विद इन द क्लोरोप्लास्ट। अब अगर हम थोड़ा सा और ध्यान दें रुबिस्को के फंक्शन के ऊपर, रुबिस्को के पास 2 एक्टिविटीज होती हैं। वो 2 एक्टिविटीज क्या क्या है? कार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन। कार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन क्योंकि इसके नाम में ही क्या आता है? कार्बोक्सिलेस एंड ऑक्सीजनेस। ठीक है, तो यहां पर दोनों एक्टिविटीज हैं, कार्बोक्सिलेशन भी है और ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी भी है। ओके, अब अगर हम यहां पर बात करें जो असेंबली हो रही है हमारे रुबिस्को की, असेंबली ऑफ मैच्योर्ड स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट कहां हो रही है? क्लोरोप्लास्ट में हो रही है। अब क्लोरोप्लास्ट में कुछ प्रोटीन्स हैं और वो उनका नाम है चैपिरॉन्स। ठीक है, मीडिएटेड बाय अ चैपिरॉन। चैपिरॉन क्या है? द रुबिस्को assembling protein by using ATP। ठीक है, ATP का यूज करके यहाँ पर रुबिस्को को वहां पर
उसको असेंबली करवाई जा रही है। रुबिस्को असेंबलिंग प्रोटीन है चैपिरॉन, एटीपी का यूज कर रहा है और स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट को असेंबल करवा रहा है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ओके, अब जो रुबिस्को की एक्टिविटी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रुबिस्को की एक्टिविटी की जो रेगुलेशन है इट इज रेगुलेटेड इनडायरेक्टली बाय लाइट। कैसे देखते हैं, यहां ध्यान दो। Rubisco activity declines rapidly to zero when the light is turned off and it is regained only slowly when the light is once again turned on। तो हमने यहाँ पर लाइट को प्रोवाइड करके जो रुबिस्को की एक्टिविटी है उसको चेक किया है, और जब हमने लाइट को रिमूव किया तो रुबिस्को की एक्टिविटी डिक्लाइन होगी एकदम जीरो की तरफ। Light activation is apparently indirect and involves the complex interactions between the magnesium ion fluxes across the thylakoid. Carbon dioxide activation, chloroplast pH changes and an activating protein Rubisco activase। तो यहाँ पर जो लाइट एक्टिवेशन है वो इनडायरेक्ट है, राइट? और इसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शंस हो रही हैं। क्या क्या इंटरैक्शंस है? सबसे पहले तो Mg2 का इनफ्लक्स होना, फ्लक्सिस होना वहां पे अक्रॉस द थाइलाकोइड, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्टिवेशन, क्लोरोप्लास्ट का पीएच उसमें चेंजेस आना, और वहां पर एक एक्टिवेटिंग प्रोटीन बैठा है जिसका नाम है रुबिस्को एक्टिवेज। नाउ अब अगर हम सीधे इस डायग्राम के ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस केस में क्या हो रहा है। लाइट पड़ी, प्रोटॉन आपको पता है अंदर जाते हैं, थाइलाकोइड के ल्यूमन में जाते हैं। जब ईटीसी चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलता है, तो H पॉजिटिव यहाँ पे अंदर गए। जैसे H पॉजिटिव अंदर गए तो अंदर का पीएच क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो बाहर पीएच है 8.0 एंड अंदर पीएच है 5.0। अंदर का पीएच लो है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे H पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन हाई है। तो पीएच की वजह से यहाँ से क्या होगा? मैग्नीशियम बाहर जाएगा। अब ये हमारा रुबिस्को है, रुबिस्को के साथ CO2 आके कंबाइन करेगा तो हमारे पास कुछ ऐसा ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं, इसको पढ़ने से और ज्यादा आपको समझ आएगा। इन विट्रो मतलब लैब कंडीशंस में रुबिस्को इज जनरली मोर एक्टिव एट pH 8 देन एट pH 5। ठीक है, मतलब जो आपका थोड़ा सा स्लाइटली बेसिक जो pH है 8 उस पर ज्यादा एक्टिव है रादर देन एसिडिक pH। The magnesium requirement for Rubisco activity was noted some years ago. Light also brings about an increase in the free magnesium of the stroma as it moves out of the lumen to compensate for the proton fluxes in the opposite direction। तो प्रोटॉन फ्लक्स को करवाने के लिए मैग्नीशियम जो है ल्यूमन से स्ट्रोमा में जाता है। ठीक है, उसको कंपनसेट करने के लिए। वर्क्स इन द लेबोरेटरी ऑफ GH Lorimer again using isolated Rubisco in vitro has shown that Rubisco uses CO2 not only as a substrate but also as an activator। तो इस लाइन को आपने ध्यान रखना है कि रुबिस्को CO2 के साथ रिएक्शन तो करवा रहा है RUBP की, वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड एक्टिवेटर की तरह काम करता है। जब वहां पे कॉम्प्लेक्स बनता है तो कार्बामेट कहते हैं। The activating CO2 must bind to an activating site called the allostetic site that is separate and distinct from the substrate binding site। तो substrate binding site तो है ही, रुबिस्को के साथ substrate तो जुड़ेगा, लेकिन उसके अलावा भी एक allostetic site है जहां पर आपका activating CO2 जाकर जुड़ता है। तो यहाँ देखो, Lorimer and Mizirocco proposed a model for vivo activation, in vivo activation that takes into account all the three factors: carbon dioxide, magnesium and pH। According to this model, the carbon dioxide first reacts with an epsilon amino acid of a lysine residue। यहाँ पर रुबिस्को के साथ लाइसिन रेजिड्यू होता है और लाइसिन रेजिड्यू का ही ये अमाइनो ग्रुप है, NH3 है। दो प्रोटॉन निकले, CO2 यहाँ पे जुड़ गया, तो इसका जो एप्सिलॉन अमीनो ग्रुप है उसके साथ CO2 जुड़ता है, किसका? लाइसिन का। ये चीज याद रखनी है। फॉर्मिंग व्हाट इज कॉल्ड एज कार्बामेट। ये बना आपके पास कार्बामेट। ठीक है, ये क्या बना? कार्बामेट। अब क्या होगा? कार्बामेट फॉर्मेशन रिक्वायर्स अ रिलीज ऑफ 2 प्रोटॉन। 2 प्रोटॉन यहां से निकले तभी तो कार्बामेट बना, एंड कॉन्सिक्वेंटली वुड बी फेवर्ड बाय इंक्रीजिंग द पीएच। देखो स्ट्रोमा में पीएच बढ़ रहा है, कैसे? आपका प्रोटॉन अंदर जा रहा है, तो ये जो पीएच बढ़ रहा है, ये जो पीएच का इंक्रीज है
यहाँ पे हम लिखेंगे जो इंक्रीज इन पीएच है वो भी इस रिएक्शन को फेवर करता है। इंक्रीज इन पीएच से आपका कार्बामेट बनता है। लेटर ऑन क्या होगा, ल्यूमन से मैग्नीशियम बाहर आएगा। क्यों? इस कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि अगर अंदर ज्यादा H पॉजिटिव हो गए यानी कि ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो गए तो बाहर कम हो जाएगा, तो उसको मेंटेन रखने के लिए मैग्नीशियम बाहर जाता है। तो मैग्नीशियम देन बिकम्स कोऑर्डिनेटेड टू द कार्बामेट टू फॉर्म अ कार्बामेट मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स विच इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ द एंजाइम। तो आपका जो एक्टिव फॉर्म है एंजाइम की वो यही वाली फॉर्म है, जिस फॉर्म में Mg2 पॉजिटिव इसके साथ जुड़ेगा, और वो तब जुड़ेगा जब पीएच में चेंज आएगा, और साथ ही साथ आपका जो मूवमेंट है वो वहां पर होगी, फ्लक्स होगा अक्रॉस द थैलाकोइड मेम्ब्रेन, आपका मैग्नीशियम बाहर स्ट्रोमा रीजन में जाएगा। राइट। अब यहां पर यह भी देखा गया है कि जो रुबिस्को एक्टिवेस हमने एंजाइम पढ़ा, अब उसका क्या रोल है उसको पढ़ लेते हैं। देखिए यहां पर रुबिस्को की एक्टिवेशन, रुबिस्को एक्टिवेशन बाय ATP डिपेंडेंट रुबिस्को एक्टिवेस, एक्टिवेस। अब यहां पर ध्यान से सुनिए, होता क्या है, आपके पास से फॉर इंस्टेंस ये रुबिस्को है, ठीक है। रुबिस्को के साथ एक इनहिबिटरी शुगर आकर जुड़ जाती है जिसका नाम है कैप। हम रुबिस्को को टोपी लगा देते हैं, जिस वजह से रुबिस्को अपना सही से काम नहीं कर पाता। तो ये क्या है, इनहिबिटरी शुगर जो हमारे रुबिस्को को इनहिबिट करती है। अब ये कैप क्या है, कैप है आपके पास 2 कार्बोक्सी XY अराबिनिटोल 1 phosphate, 1 phosphate, and it is an analog of RUBP। ठीक है, कितना चालाकी से वहां बैठ गया, जहां RUBP ने आना था, RUBP का ही हम शक्ल जाकर उसके साथ जुड़ गया। जुड़ने से आपका रुबिस्को क्या हो गया, रुबिस्को यहाँ पे क्या हो चुका है, इनएक्टिवेट। अब क्या होगा, अब आएगा हमारा रुबिस्को एक्टिवेस। ठीक है, डे टाइम में ये रुबिस्को एक्टिवेस क्या करेगा, एटीपी का यूज करेगा। ठीक है, यूज करेगा एटीपी, और हमारे रुबिस्को से उसके ऊपर जो कैप का इनहिबिशन है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां से कैप निकल गया। जैसे कैप निकला तो हमारा रुबिस्को क्या हो गया, हैप्पी हैप्पी। ठीक है, फिर ये आगे रिएक्शंस करेगा और एक्टिव फॉर्म ऑफ रुबिस्को बनाएगा, वही वाली कार्बामेट वाली रिएक्शन। तो ये ऐसा होगा NHCO माइनस Mg2 पॉजिटिव। तो दिस इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ रुबिस्को। ओके, तो बस ये बनाना था आपको। लेकिन सबसे पहले रुबिस्को एक्टिवेस ने आकर रुबिस्को को कैप से फ्री किया, इनहिबिटरी शुगर से फ्री किया, फिर आगे का जो प्रोसेस हुआ, कार्बामेट बना, कार्बामेट से फिर एक्टिव फॉर्म ऑफ रुबिस्को बना Mg2 पॉजिटिव को जोड़कर। राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन रुबिस्को के बारे में। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैम पाथवे। CAM pathway. What is CAM? CAM is your crassulacean acid metabolism। ठीक है, CAM।
अब इसके बारे में समझते हैं कैम एक्चुअली है क्या। कैम एक तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन मैकेनिज्म है। यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है, लेकिन इट इज अ काइंड ऑफ टेम्पोरल मॉडिफिकेशन। जैसे हमने C4 साइकिल में स्पेशियल मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन है वो स्पेस के बेसिस पे वेरी कर रहा है, कुछ मेसोफिल सेल में हो रहा है, कुछ बंडल शीट सेल में हो रहा है। यहाँ पर टाइम के बेसिस पे, डे टाइम एंड नाइट टाइम। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या है, टेम्पोरल मॉडिफिकेशन है, टेम्पोरल मॉडिफिकेशन। नाउ अब ये एक तरीके से फोटोसिंथेटिक अडेप्टेशन है। किसके लिए? टू पीरियोडिक वाटर सप्लाई अकरिंग इन प्लांट्स, और वो प्लांट्स जो आपके एरिड रीजन में ग्रो कर रहे हैं। प्लांट्स इन एरिड रीजन, जहां पे आपका डेजर्ट वाला एरिया है, ठीक है, डेजर्ट है, एरिड रीजन है, पानी की कमी है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं लिखता हूं कैक्टाई, राइट। और इन ट्रॉपिकल, कुछ हमारे पास ट्रॉपिकल एपिफाइट्स भी हैं। ट्रॉपिकल एपिफाइट्स में आपके पास एग्जांपल आती है ऑर्किड्स की, ऑर्किड एक एपिफाइट है, एंड ब्रोमीलिड्स की, जिसमें आपका पाइनएप्पल वगैरह आता है। ठीक है, अब ये प्लांट्स एक्चुअली क्या करते हैं, दीज प्लांट्स क्लोज देयर स्टोमेटा, ये जो प्लांट्स एक्चुअली क्या करते हैं, दे क्लोज देयर, एक मिनट, yes, they close their stomata during the day and take up CO2 at night. ठीक है, अब ये वाला जो कैम पाथवे है, this CAM was originally reported in the family Crassulaceae. ठीक है, सक्यूलेंट्स, क्रेसुलेसी फैमिली में। अब ये कुछ टेरिडोफाइट्स में भी पाया जाता है, आपके पास फर्न्स में भी पाया जाता है, आपके पास कुछ जिम्नोस्पर्म्स है, वेल्विशिया, उसमें भी ये वाला पाथवे देखने को मिलता है। अब हम प्लांट्स के, जिन प्लांट्स में कैम पाथवे चलता है, उसके यूनिक फीचर्स पे अगर हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, तो इट परमिट्स अ रिमार्केबल डिग्री ऑफ वाटर कंजर्वेशन, क्योंकि प्लांट ऑलरेडी एक वाटर स्ट्रेस वाली कंडीशन में ग्रो कर रहा है, ड्रॉट कंडीशंस में ग्रो कर रहा है, वहां पे रीजन एरिड है, उस कारणवश उसको वाटर कंजर्वेशन करनी पड़ती है। इसके बाद इट इज अडेप्टेड टू सर्वाइवल इन एक्सट्रीमली ड्राई और जीरोफिटिक हैबिटेट्स। तो कैसे वो उस ड्राई कंडीशंस में, जीरिक कंडीशंस में अपने आप को सर्वाइव करवा सके, अपने आप को जिंदा रख सके, तो वैसा ही अडेप्टेशंस उसमें होती हैं। नाउ प्लांट्स हियर आर कैरेक्टराइज्ड बाय थिक फ्लैशी लीव्स, उनमें वाटर कंटेंट हाई रहता है, स्टोर रहता है, whose cells contain large and water filled vacuoles। तो these are the some features। ठीक है, अब इस पाथवे में होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, इससे हम समझते हैं जनरली क्या होगा, डार्क कंडीशंस में स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे, उस दौरान सूरज नहीं होता, ट्रांसमिशन पुल नहीं चलता, जिसमें वाटर लॉस का जो है वो कम रहेगा। तो रात को स्टोमेटाज ओपन होते हैं, स्टोमेटाज ओपन होते ही जितना भी CO2 है वो अंदर आता है, CO2 जैसे सेल के अंदर आएगा तो वो देन फॉस्फोइनोल पायरुवेट यानी कि पेप से कंबाइन करेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ पेप केस बाइकार्बोनेट बनेगा ऑक्सैलो एसीटेट OAA,
इसके बाद ऑक्सैलो एसीटेट कन्वर्ट होगा मैलेट में। अब इस दौरान एंजाइम यूज होगा NAD मैलेट डिहाइड्रोजिनेस, जो कि हमने C4 साइकिल में भी पढ़ा था। इसका काम होता है NADH को ऑक्सीडाइज करना, NAD प्लस बनाना। मैलेट बना, मैलेट चला जाता है हमारे विक्यूल में, जहां पर वो मैलिक एसिड की फॉर्म में स्टोर रहता है। तो अगर आप इन प्लांट्स को मॉर्निंग के टाइम पे, अर्ली मॉर्निंग के टाइम में इनको अगर टेस्ट करते हो तो इनका जो टेस्ट होता है वो सॉर होता है, खट्टा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें मैलिक एसिड रहता है। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड है। इसके बाद लेटर ऑन, और रात के समय में जो स्टार्च होता है वो टूटता है ट्रायोस फॉस्फेट्स में, और दिन के टाइम स्टार्च बनता है। कैसे बनता है? डे टाइम पे आ जाओ, स्टोमेटा बंद हो चुका है, अब एटमॉस्फेरिक CO2 को अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। इस दौरान प्लांट क्या करेगा? प्लांट ने रात को जितना भी मैलिक एसिड स्टोर किया था उसको मैलिक एसिड मैलेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, जो आपका मैलिक एसिड है वो टूटता है। ओके, मैलिक एसिड टूटता है प्रोटॉन और मैलेट आयन में। मैलेट आयन जाता है क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में जाके वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, NAD प्लस की रिडक्शन होती है, NADH बनता है, पायरुवेट बनता है। साथ ही साथ यहाँ से मैलेट एक 4 कार्बन का कंपाउंड है। जब ये टूटेगा इसकी डिकार्बोक्सिलेशन होती है, एक CO2 निकलता है, CO2 चल जाता है C3 साइकिल में, और साथ ही साथ पायरुवेट भी यहाँ पर थ्रू वेरियस स्टेप्स बनाता है स्टार्च। तो दिन के टाइम पे स्टार्च बनता है, रात के टाइम पे वो स्टार्च टूटता है जिससे पेप बनता है। तो ये जो है पूरा प्रोसेस इस प्रकार यहाँ पर चलता है। इट इज वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है, ध्यान से इसको देख लो, एक बार पढ़ लो। इन कैम मेटाबॉलिज्म CO2 अपटेक इज सेपरेटेड टेम्पोरली टाइम के बेसिस पे फ्रॉम रीफिक्सेशन बाय द केल्विन, क्या लिखा है, केल्विन Benson cycle, yes. The uptake of atmospheric CO2 takes place at night when the stomata are open. At this stage, gaseous CO2 in the cytosol coming from the external atmosphere and the mitochondrial respiration increases the level of bicarbonate. ये bicarbonate यहाँ पर ऐसे बनता है when cytosolic pepcase catalyze करता है इस रिएक्शन को, पेप को बाइकार्बोनेट से जोड़ा जाता है, और यहाँ पर जो पेप है वो कौन देता है? इट इज प्रोवाइडेड बाय द नॉक्टर्नल ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोप्लास्ट स्टार्च। रात के समय में जो क्लोरोप्लास्ट में स्टार्च है वो टूट रहा है और फॉस्फोनल पायरुवेट बन रहा है। इसके बाद 4 कार्बन एसिड बनता है जिसको ऑक्सैलो एसीटेट कहते हैं। वो ऑक्सैलो एसीटेट लेटर ऑन मैलेट में रिड्यूस होता है, जहां पर NADH को यूज किया जाता है, और ये एसिड वैक्यूल में जाके स्टोर हो जाता है। डे टाइम पे क्या होगा? मैलिक एसिड टूटेगा, वैक्यूल से बाहर आएगा साइटोसोल में, NAD मैलिक एंजाइम इस पे एक्ट करेगा, मैलेट से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करेगा, पायरुवेट बनाएगा, CO2 को भेज देगा केल्विन बेंसन साइकिल में, जहां पे वो ग्लूकोज से स्टार्च बन जाए। इन एसेंस द diurnal accumulation of starch in the chloroplast constitute the net gain of nocturnal uptake of inorganic carbon. रात को जो कार्बन है वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में वहां पे स्टोर हो रही है। द एडेप्टिव एडवांटेज, क्योंकि रात के समय में इनऑर्गेनिक कार्बन ली जा रही है क्योंकि स्टोमेटा ओपन है। ये देखिए, nocturnal uptake of inorganic carbon. Okay, the adaptive advantage of the stomatal closure during the day is that it prevents not only water loss by transpiration but also the exchange of internal CO2 with the external atmosphere. अगर रात के समय में स्टोमेटा बंद नहीं होगा तो ये जो CO2 है यहाँ से बाहर भी जा सकता है, isn't it? तो इसको भी रोकना है, तो इसको भी रोकने के लिए यहाँ पे स्टोमेटा बंद रहते हैं। ठीक है, तो 2 कारण है, एक तो वाटर लॉस को रोकना है, दूसरा जो CO2 हमारा बन रहा है डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन से, मैलेट जब पायरुवेट में टूट रहा है तो उसको भी रोक के रखना है अंदर, ताकि वो C3 साइकिल में एंटर हो जाए। तो इसलिए CO2 यहाँ पर रोकी जाती है बाय क्लोजिंग द स्टोमेटा ड्यूरिंग द डे टाइम। सो विद दिस आपका कैम पाथवे भी हो गया है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा कैम पाथवे में बारे में और एक दो चीज बता दूं। कैम पाथवे, इसमें 2 स्टेप्स हो रहे हैं कैम पाथवे में, और यहाँ पर हम उसको लिखेंगे, कैटेगराइज करेंगे डे और डे टाइम में और नाइट टाइम में। डे टाइम और दूसरा है नाइट टाइम। डे टाइम में हो रही है डीएसिडिफिकेशन। डीएसिडिफिकेशन मतलब
मैलिक एसिड का टूटना किसमें? मैलेट में, फॉर द सप्लाई ऑफ CO2, ठीक है। और नाइट टाइम में हो रही है एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन में क्या हो रहा है? मैलिक एसिड बन रहा है, और जो स्टोर हो रहा है वैक्यूल में। ओके, तो ये यहां पर प्रोसेस चलता है। चलिए इसको भी देख लीजिए, ये ब्रोमीलिएड्स हैं। इसमें C4 पाथवे चलता है, और ये आपके पास शुगर केन, CAM pathway. So both C4 and CAM pathway utilizes C4 and C3 pathways. In C4 plant the pathways are separately, spatially और उसमें temporally. बस बाकी इसमें देख लो, इसमें टाइम के बेसिस पे है और इसमें स्पेस के बेसिस पे है। ये आपका पाइनएप्पल है और ये आपका शुगर केन है। ये शुगर केन नहीं है, ये मेज है, सॉरी, मेज, मक्की। ठीक है, पर ये मक्की में C4 होता है और इसमें कैम होता है। तो ये मत समझना इसके नीचे दिया इसके नीचे दिया तो यही होगा, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है। चलिए C2 पाथवे पे चलते हैं, जिसे हम फोटो रेस्पिरेशन भी कहते हैं। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि जो हमने रुबिस्को पढ़ा था उसके पास दो एक्टिविटी थी, कार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन। अब क्या होता है, समटाइम्स रुबिस्को कहता है कि अब मैं ऑक्सीजनेशन करूंगा, ठीक है। तो देखिए ऐसा क्यों है। Rubisco catalyze both the carboxylation and oxidation of ribulose 1,5-bisphosphate। कार्बोक्सिलेशन से ये बनता है, ये तो आपको पता है, और ऑक्सीजनेशन से एक मॉलिक्यूल 3-फॉस्फोग्लिसरेट और एक मॉलिक्यूल 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट ये बनता है। Oxygenase activity of Rubisco causes the partial loss of the carbon fixed by the Calvin-Benson cycle and yields 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट, जो कि एक इनहिबिटर है 2 क्लोरोप्लास्ट एंजाइम्स का, ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरेज एंड फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। तो इसीलिए हमें 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट को यूज करना है, यूटिलाइज करना है। उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे तो वो हमारे 2 क्लोरोप्लास्ट एंजाइम्स को इनहिबिशन कॉज करेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमारा जो यहाँ पर पाथवे है चलता है, जिसमें 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट को यूटिलाइज किया जाता है, मेटाबोलाइज किया जाता है। तो इसे हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। क्यों रेस्पिरेशन बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर आपका जो ATP है उसको कंज्यूम करके CO2 को बाहर निकालते हैं, ठीक है। इसमें आप देखेंगे आगे, इसमें 3 ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, लीफ पेरोक्सिसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए यहां से आपके पास रुबिस्को है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को ना लेता हुआ ऑक्सीजन को लेता है। ऑक्सीजन को लेकर जब हाई टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, तो उस टाइम पर ये इसकी तरफ जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, बनाएगा 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट एंड 2-PGA, ठीक है। 2-PGA तो यूज हो जाएगा, ये तो यूज हो जाएगा, लेकिन फॉस्फोग्लाइकोलेट से बनेगा ग्लाइकोलेट, फॉस्फेट का रिमूव करके। देन ये जाएगा पेरोक्सिसोम में, पेरोक्सिसोम में बनाया जाएगा ग्लाइऑक्सिलेट। ग्लाइऑक्सिसोम्स होते हैं जो ग्लाइऑक्सिलेट बनाएंगे यहाँ पे, विच इज अ काइंड ऑफ पेरोक्सिसोम। इससे बनेगा ग्लाइसिन, ठीक है। ग्लाइसिन जो है वो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइसिन से सीरीन बनाया जाएगा। सीरीन बनाने के दौरान यहाँ पे NH3 निकलेगा, CO2 निकलेगा और NAD+ को रिड्यूस कर दिया जाएगा। तो देखो ये CO2 यहाँ पे लॉस हो रहा है, ये CO2 यहाँ पे लॉस हो रहा है, और इस पूरे साइकिल में हम ATP को यूटिलाइज कर रहे हैं, मतलब ATP को यूज करके तुम CO2 को लूज करवा रहे हो। तो ये एक वेस्टफुल प्रोसेस होता है प्लांट्स में
फोटो रेस्पिरेशन, और ये C3 प्लांट्स में ही होता है, C4 में नहीं होता, क्योंकि C4 में आपको पता है जो ये प्रोसेस है वो कहाँ होता है, बंडल शीट सेल में होता है, और बंडल शीट सेल के पास अपना CO2 रहता है जब वो मैलेट को तोड़ता है पायरुवेट में। लेकिन इसके केस में इसको डिपेंड रहना पड़ रहा है बाहर के कंडीशंस के लिए। ओके, तो इसलिए यहाँ पर ये C3 में ही होता है। ग्लाइसिन से सीरीन बना, सीरीन गया पेरोक्सिसोम्स में, पेरोक्सिसोम में जाके यहाँ पर ये अमोनिया इसमें से निकल, NH2 ग्रुप जो है इसका निकल जाता है, अमाइन ग्रुप, हाइड्रोक्सी पायरुवेट बनता है, हाइड्रोक्सी पायरुवेट NaDH जो हमारा पीछे बना था इसको अगेन ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है, ग्लिसरेट बनता है, ग्लिसरेट जाता है क्लोरोप्लास्ट में, ATP का यूज करके बनता है फॉस्फोग्लिसरेट, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, जो कि PCR साइकिल में एंटर करके वो यूटिलाइज हो जाता है। मतलब इतना सारा इस 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट को मेटाबोलाइज करने के लिए इतनी सारी चीजें हुई, और जिसमें CO2 को लूज कर दिया, लॉस हो गया। ठीक है, बाकी जो भी है इसमें लिखा है, जो भी मैंने समझाया। एंड वन मोर थिंग, पेरोक्सिसोम में ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज नाम का एंजाइम ग्लाइकोलेट की ऑक्सीडेशन करता है बाय O2, O2 से ऑक्सीडेशन होती है, और यहाँ पर बनता है H2O2, और इसको कैटालेस नाम का एंजाइम ऑक्सीडाइज वो करता है, मेटाबोलाइज करता है, पेरोक्सिसोमल कैटालाइज ब्रेक डाउन करता है इसका H2O2 का, जिससे O2 और H2O बनता है। ठीक है, क्योंकि ये ROS है एक तरीके से, H2O2 ROS है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है। इसके बाद ग्लूटामेट ग्लाइऑक्सिलेट अमाइनो ट्रांसफरेज कैटालाइज ट्रांसअमाइनेशन ऑफ ग्लाइऑक्सिलेट विद ग्लूटामेट यील्डिंग द अमीनो एसिड ग्लाइसिन। तो ये ग्लाइसिन यहाँ पे बन रहा है, वो ऐसे नहीं बन रहा, NH2 यहाँ से आ रहा है ना, तो ये एक ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन हो रही है। किसके साथ हो रही है ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन? ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन हो रही है यहाँ पर ग्लूटामेट के साथ। ठीक है, तो ग्लूटामेट आके यहाँ पर इसको दे रहा है, ग्लाइऑक्सिलेट को NH2 ग्रुप दे रहा है, जिससे ग्लाइसिन बन रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्लाइऑक्सिलेट प्लस ग्लूटामेट, इनसे बनेगा एक तो ग्लाइसिन प्लस ग्लूटामेट, जब NH2 को दे देता है तो ये बन जाता है ऑक्सोग्लूटारेट, ऑक्सोग्लूटारेट या अल्फा कीटोग्लूटारेट। ये ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन होती है। ऐसे ही जब सीरीन आपका हाइड्रोक्सी पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस दौरान क्या हो रहा है? इस दौरान भी रिएक्शन होगी, ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन होगी। वो अपना NH2 किसको देगा? वो अपना NH2 देगा आपके ग्लूटारेट को, और 2 ऑक्सोग्लूटारेट बन जाएगा ग्लूटामेट वापस से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीरीन प्लस 2 ऑक्सोग्लूटारेट से बनेगा ग्लूटामेट प्लस हाइड्रोक्सी, ये भी ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन है, ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन। ये भी कौन सी है? ट्रांसअमाइनेशन रिएक्शन। तो ये चीज, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, इनको आपने याद रखना है। बाकी ठीक है, हमारा हो गया डन, फोटोसिंथेसिस हमारा कंप्लीट हो गया है, फोटोसिंथेसिस। तो अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हमारा प्लांट फिजियोलॉजी का एक पोर्शन हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट पोर्शन हम जाएंगे हमारे रेस्पिरेशन के ऊपर। ठीक है, रेस्पिरेशन के अलावा हम लोग यहाँ पर हार्मोन्स ले सकते हैं। यस, इंटरेस्टिंग है, फाइटो हार्मोन। तो फाइटो हार्मोन्स हम लोग नेक्स्ट क्लास से कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे।